Hello friends, today we will discuss a very important topic usually asked in the graduation in literature and PGs for PG students, that these things are quite important. Even though people do not know, a student of literature do not know how to write a character sketch. I am telling you a perfect way to write a character sketch that will help you in many ways. So today we will discuss about writing character sketch. See, it is usually asked in part 2 examination, part 3 as well as PG's exams. It is quite important thing in English literature, how to write a character sketch. So there is a fixed pattern to write these things. So we will discuss about the pattern of writing this character sketch. See students, जब हम लोग लिखते हैं ना कैरेक्टर स्केच, तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या क्या हमको लिखना है एंड टू द पॉइंट अगर हमारा आंसर होता है और अगर हम लोगों ने उसको अच्छे से यानी अप टू मार्क हम लोगों ने वोकैबुलरी का यूज किया है और परफेक्टली पोर्ट्रेट किया है, तो वी विल गेट अ फुल मार्क्स. सो क्या है लिखने का? कैरेक्टर स्केच में लिखने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच लिखना है उसके ऑथर, उसके बारे में आप लिखेंगे. देखते जाना है और हम आपको बताते जाएंगे कि कितना लिखना है. ऑथर के बारे में आपको क्या लिखना है वो हम आपको बेसिकली बताते हैं. एक तो आप बताएंगे किस एज के पोएट हैं या राइटर हैं, जो ऑथर है, जो नोवेल होगा तो ऑथर है, ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामा लिखते हैं तो वो पोएट होंगे. पोएट में तो रियली वैसा रहता है कि पोएट्री होगा तो उसमें कैरेक्टर स्केच आता है. रेस्ट अगर हम देखें तो शायद पीजी में किसी सेमेस्टर में आपको होगा जब एपिक पोएट्री के किसी कैरेक्टर स्केच का पोएट्री के किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखना आता हो. अदरवाइज जो ऑथर होंगे उसका एज बनेंगे, दैट मींस वो रोमांटिक एज के हैं, विक्टोरियन एज के हैं, क्लासिकल एज के हैं या फिर नियो क्लासिकल एज के हैं. जिस भी एज के होंगे वो बताएंगे. अच्छा, एज से पहले आप उसका लाइफ के बारे में बताएंगे. आई मीन बर्थ, डेथ, किस कंट्री के हैं वो, लाइफ के बाद कंट्री, किस कंट्री के हैं, और फिर उनका जॉनरा, किस जॉनरा में लिखते हैं वो आप बताएंगे. लाइफ, कंट्री, जॉनरा ये बताए. उसके बाद अगर किसी से इन्फ्लुएंस है तो वो भी बताते हैं, इन्फ्लुएंस बताएंगे. तो ये 3-4 चीजें हो गई ऑथर के बारे में. अब दूसरा सेगमेंट और उसके बाद उनका एज बताएंगे कि किस एज के हैं और क्या उनका कोई बेसिक क्वालिटी है. तो वो क्वालिटी अगर कोई वैसा चीज है जो जैसे आप थॉमस हार्डी को पढ़े तो आप उनके जितने भी सेटिंग्स देखेंगे ना वो वेसेक्स के आसपास घूमेंगे. पार्ट 2 में आपका थॉमस हार्डी का एक नोवेल आप लोगों को पढ़ना है, मेयर ऑफ कैस्ट स्टडीज. उसमें आप देखेंगे वो सेटिंग तो कैस्ट स्टडीज का है, बट आप हेंचेट को देखेंगे तो वो जो स्टार्टिंग जर्नी शुरू किया है वो was heading toward the Wessex for his livelihood. वो अपने काम वाम की तलाश में वेसेक्स जा रहा था, उसी रास्ते में वो रुकता है, फिर वहां से स्टोरी ग्रो करती है, वहां से बढ़ती है. तो आप उसका ऑथर के बारे में लिखने के बाद नेक्स्ट आपको कोई भी मेजर क्वालिटी नजर आती है जो अनइवन सा चीज है जो एक्स्ट्रा है वो लिखेंगे. ऑथर के बाद आप वर्क को लिखेंगे. वर्क का मतलब कि वो आइडिया कहां से पॉइंट किया गया जिससे वो वर्क को लिख पाए. एक दूसरा चीज आप वो बताएंगे इस पूरे वर्क में, इस पूरे वर्क को कब पब्लिश कराया गया, क्या वेदर इट इज पब्लिश और वेदर इट इज परफॉर्म, और अगर पब्लिशन हुआ तो कब हुआ, अगर परफॉर्म हुआ तो कब हुआ. वो सारी चीजें आप बताएंगे वर्क के बारे में कि हाँ ये वर्क इस एज में लिखा गया, इस ईयर में लिखा गया, फर्स्ट परफॉर्म तब था, फर्स्ट पब्लिश ये था. इसका हेडिंग के बारे में, वर्क में आप हेडिंग के बारे में बताएंगे. हेडिंग के बारे में बेसिकली आप बताते हैं कि हेडिंग इस स्टोरी को जस्टिफाई करता है या हेडिंग में होता क्या है. जैसे आप अभी मैंने बताया ना मेयर ऑफ कैस्टरविच, तो ये कहानी का हेडिंग क्यों जस्टिफाई हो रहा है कि मेयर ऑफ कैस्टरविच अगर उसका हेडिंग रखे उस स्टोरी का तो वो वेदर दिस टाइटल जस्टिफाइज और नॉट, तो वो आप बताते हैं. उसके बाद ये आपका 2 सेगमेंट हो जाता है जो आपको कवर करेगा. ऑथर के बारे में आपको 10 लाइंस लिखनी होंगी जो करीब 100 वर्ड्स आ जाए, और वर्क के बारे में भी आप 100 वर्ड्स में लिखते हैं.
तो 200 वर्ड्स आपका हो जाता है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जिस कैरेक्टर को हमको लिखना है। अब जिस कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है उसका सबसे पहला चीज लिखेंगे उसका इंट्रो। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे? देखो बेसिकली ना इंट्रोडक्शन में आप उसके कुछ फिजिकल अपीयरेंस को बताते हैं, कुछ मेंटल एबिलिटी को बताते हैं और स्टार्ट और एंड बताते हैं। दैट मींस जिस भी कैरेक्टर का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है उसके इंट्रो में आप बताएंगे उसके फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा चीज आप बताते हैं उसकी क्लोथिंग, प्रोफेशन। ये बेसिकली 3-4 चीज जरूर आपको बताना है। फिजिकल अपीयरेंस में आप फिजिकल अपीयरेंस में वो टॉल था, शॉर्ट था। अगर आप अलग अलग नोवेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका अलग अलग अपीयरेंस था। जैसे अभी कर्जी का एक जेम्स मैक्सवेल कर्जी का एक नोवेल है लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के। अगर उसमें देखेंगे तो उसके फिजिकल अपीयरेंस में वो बताया है कि वो ब्लैक है, माइकल के ब्लैक है जो रेसिज्म का शिकार होता है और उसका कट है, थ्रोट ना वो लिप्स ना उसका अपर लिप्स कटा हुआ है जिसके कारण वो स्टैम्बल करता है, वो हकलाता है, उतलाता है थोड़ा, तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस में ऐड हुआ। फिर उसका फिजिक का मतलब कि टॉल है, शॉर्ट है, वाइट है, ब्लैक है। अगर फेस है ना, अच्छा इसके साथ उसका एविडेंस भी आपको देना होगा कि फिजिकल अपीयरेंस के इस कंक्लूजन पर आप कैसे पहुंचे हैं। तो वो आपको वाइडली स्प्रेड रहेगा पूरे नोवेल में या ड्रामा में, जहां जहां मिलेगा वहां से आप एनर्ज करेंगे कि वो उसका फिजिकल अपीयरेंस था। एक्चुअली कभी कभी आईज के बारे में भी बहुत सारे मॉडर्न एज के नोवेलिस्ट है ना, तो वो आईज के बारे में बताते हैं कि उनका ग्रीन आईज था या रेड आईज था या फिर ब्राउन आईज था या ब्लैक आईज था, वैसा बताते हैं। नोज के बारे में बताते हैं या फिर फेस के बारे में बताते हैं कि वो एग शेपेड था, ओवल था या फिर स्किनी था, बिल्कुल चिपका हुआ हड्डी दिखता था वैसा। क्लोथिंग के बारे में बताएंगे कि वो किस क्लास के क्लोथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिट क्लास का है, वो पुअर क्लास के कर रहा है क्लोथिंग को रिप्रेजेंट, मिडिल क्लास का है या फिर क्लोथिंग टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। तो वो बताएंगे प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि वो बेसिकली कौन सा काम करता है। तो ये 3 चीजें इसके इंट्रो में होती है और आखिरी चीज होता है स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर एंड एंड ऑफ दैट कैरेक्टर, यानी शुरू हुआ तो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो। अगर आप हेंसेट को देखेंगे तो इंट्रोड्यूस ही हो रहा है, वो रास्ते में जा रहा है और जाने के बाद एक पेयर में रुकता है, वहां वो रोमांटिक वुमन से मिलता है और मिलने के बाद वाइन पीता है, वो उसका स्टार्ट है। एंड क्या हुआ उसका, तो आप बताएंगे कि हेंसेट का एंड जो है बड़ा ट्रायंगल के साथ होता है और उसका डेथ दिखाया जाता है नोवेल के एंड में कि हेंसेट का डेथ हो जाता है। तो स्टार्ट और एंड these things must be included in introduction। ये कम से कम इतनी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होगी तभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट 2 things, author and then about the work and then about the introduction of that character। इसका physical appearance क्या है, clothing क्या है, profession क्या, start और even though you can add many psychological things in it, what it thinks, how it thinks, how it talks with others, these things also included in the introduction, but if you are in a graduation level then you do not need to learn these things। अगर आप पीजी में हैं तब इसके अलावा उसका साइकोलॉजिकल जो अपीयरेंस है, ये साइकोलॉजिकल फीचर्स है, यू मस्ट ऐड, आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा। उसमें आप क्या करेंगे ऐड, तो साइकोलॉजिकल फीचर में होता है कि वो क्या पर्सपेक्टिव रखता है लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में वो व्यक्ति क्या सोचता है, तो वो हुआ साइकोलॉजिकल फीचर। और दूसरा वो कैसे रिएक्ट करता है, दूसरों से बात कैसे करता है, वो हुआ कैसे बात करता है और क्या बात करता है, उसके गॉसिप में, उसकी बातचीतों में, बातचीत या डायलॉग्स में मेनली आप क्या देखेंगे, तो वो सब साइकोलॉजिकल फीचर्स है। तो अप टू ग्रेजुएशन वो ऐड करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस साइकोलॉजिकल फीचर्स को भी इसमें ऐड कीजिएगा। दीज थिंग्स आर क्वाइट इंटेंस, ये थोड़ा अंदरूनी चीज है तो समझने में टाइम लगेगा। ग्रेजुएशन लेवल वाले थोड़ा उतने अच्छे तक उसको एक्सप्लेन न कर पाए, अगर आप कर पा रहे हैं देन इट्स गुड। उसके बाद आप नेक्स्ट सेगमेंट में चले आएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में क्या होता है, आप उसके एडजेक्टिव्स को बताते हैं।
एटलीस्ट 3, मैक्सिमम 5। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है उसमें कौन से मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। जैसे आप हैंचर्ड देखेंगे तो हैंचर्ड में कौन कौन सा क्वालिटी आपको नजर आया। क्वालिटी का मतलब हुआ कि इनर ब्यूटी। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल क्वालिटी आप बताएंगे कि वो बहुत हैंडसम था, दैट इज ब्यूटीफुल थी, कोई लड़की के बारे में आ रहा, वो नहीं, बल्कि इनर क्वालिटी केयरिंग था, काइंड था, वेहमंस था। हैंचर्ड को देखो, वो वेहमंस था, सनकी था, इंपल्सिव था, तो दैट इज इनर क्वालिटी, वो उसका इनर क्वालिटी हुआ। ना कि वो स्मार्ट था, स्किनी था, वो उसका हुआ। तो आप 3 कम से कम लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों का मिक्सचर हो, कुछ मेरिट्स भी हो, कुछ डिमेरिट्स भी हो, कुछ अच्छा चीज भी हो, कुछ बुरा चीज भी हो। वो 3 एडजेक्टिव्स आप देंगे। काइंड है, जनरस है, हेल्पिंग नेचर है, केयरिंग है, जो आपको दिख रहा है जिस भी कैरेक्टर में। अब क्रूअल है तो क्रूअल है, बहुत ज्यादा एंगर रहता है तो बताएंगे कि एंग्री रहता है। एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर, जॉन ऑस्टिन के कैरेक्टर को देखो, जॉन ऑस्टिन के नॉवेल्स को पढ़िएगा तो आपको पता चले। तो डिफरेंट एडजेक्टिव्स होते हैं, एटलीस्ट आप 3 जरूर लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ यू विल कम बैक एट दैट पॉइंट। आप कैसे उस जगह पहुंच गए कि आप कह रहे हैं कि वो वेहमंस है, वो इंपल्सिव है। जैसे हैंचर्ड के बारे में अगर आप कहें कि वो एक ही नोवेल के बारे में हम डिटेल कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं, वो बड़ा यूज टू वाला है नोवेल, मेयर ऑफ कैस्टरविल, वो लगभग सभी के कोर्सेज में होता है। तो अगर आप मेयर ऑफ कैस्टरविल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हैंचर्ड इंपल्सिव होता है। वो अब इसका एविडेंस कैसे देंगे कि कहाँ इंपल्सिव हमको नजर आया। तो आप देखो उसके फर्स्ट इंसिडेंट में ही ड्रंक, वो पूरा ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद देखता है कि द पीपल आर सेलिंग देयर एनिमल्स, वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को बेच रहे हैं। घोड़े का ऑक्शन हो रहा होता है और वहां पर वो अपनी वाइफ को ऑक्शन कर देता है। वो उसका सनक ही था फॉर अ टाइम। उसके बाद वो रिग्रेट करता है, इवन तो जब बेच देता है ही गॉट 5 गिनीज फॉर इट, और अपने बेटी और अपनी बीवी को बेच देता है 5 गिनी में न्यूसन को। तब वो बाद में रिग्रेट करता है, कहा कि वो फॉर अ टाइम भी वो इंपल्सिवनेस उसमें दिखता है, वो इतना ज्यादा सनक दिखता है, इतना ज्यादा वेहमंस दिखता है, इतना ज्यादा क्रुएलिटी दिखता है उसके वाइफ के अगेंस्ट। वो शुरू से भी बात करता जा रहा है कि शायद वाइफ ना रहती ना तो हम बेटर कंडीशन में होते, और अपने जितने भी ट्रायनी है, जितना भी उसका सॉरो है, उसका रीजन वो अपनी वाइफ को मानता है और उसके बाद बेच देता है। फिर फाइनली बहुत रिग्रेट करता है और फिर अलग कहानी मोड़ लेती है। तो हमको पता चल गया उससे कि वो इंपल्सिव था। वो इंसिडेंट भी हो सकता है इंपल्सिव का। दूसरा इंसिडेंट अगर इसी स्टोरी में देखेंगे तो और एक इंसिडेंट है, जब वो फारपेयर को एक जगह ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। इवन तो ड्यूएल करता है और उसको ऊपर से कहता है छोड़ दें, और उसके बाद ना उसको ऊपर कर देता है, फिर छोड़ देता है। फारपेयर उसको आंसर करता है कि व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद मी। जब वो उसके ग्रिप में होता है, हैंचर्ड के ग्रिप में फारपेयर होता है, तो वो चाहता तो फारपेयर को मार सकता था, लेकिन वो फारपेयर को वो इंपल्सिवनेस जो दिखता है उसको लग रहा था कि फारपेयर मिलेगा तो उसको मार देंगे। मिल भी जाता है, मारने के लिए तैयार भी रहता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है। तो ये इंपल्सिवनेस ही है, उस समय एक्सट्रीम दिखता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन है। चॉपी एकदम उसका नेचर है, कभी भी उन्मादी हो जाता है, कभी फिर ठीक हो जाता है। इवन तो उसके बेटी के साथ भी रिलेशन, तो यू हैव टू जस्ट नॉट राइट द ओनली एडजेक्टिव, यू हैव टू एक्सप्लेन इट हाउ वी कम एट दैट पॉइंट, कैसे हम उस पॉइंट तक पहुंचे कि ये एडजेक्टिव, ये क्वालिटी उसमें है। तो आप कम से कम 3 लिखेंगे और उसका टेक्सचुअल एविडेंस देंगे। तो ये आपका अच्छा, एक आपको लिखने में कम से कम 7-8 लाइन लगेंगे। 7 लाइन लगेगा तो 3 लिखेंगे तो करीब 20-25 लाइन। अगर आप बड़े वाले पेज में लिख रहे हैं तो 1 पेज से प्लस ये होगा, 1 पेज से प्लस ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज आप उसका रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन मतलब सी स्टूडेंट्स, हम लोग कैरेक्टर स्केच करते क्यों हैं? कैरेक्टर स्केच इसलिए करते हैं कि हम लोग समझ पाए कि वो कैरेक्टर कैसा था। एक माइंड में जो रीडर है उसके माइंड में एक उसके बारे में रफ आइडिया तैयार हो जाए। तो वो टॉल होगा, वाइट होगा। आप मान लो पढ़ रहे हैं ना नॉवल, तो आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा, उसका पर्सनालिटी ऐसा होगा, ऐसा कपड़ा पहना होगा, इतना गुस्सैल होगा, इस तरह से एक्टिविटी करता होगा, वो आइडिया मिलता है। तो रिलेशन के साथ भी आप यही चीज बताना चाह रहे हैं कि आप उसका रिलेशन अपनी वाइफ के साथ कैसा था।
या फिर आप इसको ज्यादा अच्छा रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं एज हस्बैंड और एज वाइफ। अगर फीमेल कैरेक्टर होगा, अगर वाइफ होगी तो एज अ वाइफ, एज अ फादर, एज अ मदर, या फिर जो भी आप कर रहे हैं तो एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ अंकल या एज अ फ्रेंड, तो वो एज अ मास्टर, एज अ मेड, एज अ सर्वेंट, जो भी आपका मिल रहा है रिलेशन। रिलेशन मतलब दूसरे कैरेक्टर के साथ वो किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है। अब जैसे अगर एज अ हस्बैंड देखेंगे, और एक विलियम शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है मैकबेथ, उसमें देखेंगे ना एज अ